नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अजनाला में जो कुछ हुआ और उस व्यक्ति के बारे में जो लगातार जिसके बारे में आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ और सुन रहे हैं, अमृतपाल सिंह। आपसे जब मैं ये बातचीत शुरू करने जा रही हूँ, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, तो शुरुआत में एक सवाल के साथ करना चाहती हूँ। एक डेनिम जीन्स, टी शर्ट और छोटे बाल रखने वाला लड़का, युवा, आपको रिलीजियस ड्रेस में, बढ़े हुए केश में और पंथ के रास्ते की बात करता हुआ दिखाई दे, रिलीजियस प्रीचर की तरह खुद को स्थापित करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे और 2021 से पहले तक वो दुबई में अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को चलाता रहा हो, डिस्पैचर रहा हो उसमें। और आज की तारीख में, आज जब हम और आप इस तरह से संवाद कर रहे हैं, उसमें वो खुद को एक रिलीजियस प्रीचर की तरह दिखाने की कोशिश करे, तो आप क्या सोचेंगे? क्या हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे? मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि व्यक्ति बदल सकता है। हम वक्त के साथ बड़े होते हैं, हम वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या अमृतपाल सिंह के केस में ये वक्त के साथ हुई इवोल्यूशन है या फिर इसके पीछे सियासत है? और उससे भी ज़्यादा, क्या इसके पीछे कहीं पाकिस्तान का K2 प्लान तो नहीं है? जनरल ज़ियाउल हक आपको याद होंगे। K2 प्लान, खालिस्तान। एक बार फिर से जो तस्वीरें अजनाला से आई, क्या वो तस्वीरें सिर्फ लॉलेसनेस की बात कर रही हैं या उन तस्वीरों में एक सीरियस वार्निंग है, एक बड़ी चेतावनी है? जब हम और आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब भारत का बॉर्डर स्टेट है। पंजाब ने टेररिज्म देखा है और पंजाब को उस टेररिज्म से मुक्ति पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष, मुझे कहना चाहिए भारत को लंबा संघर्ष करना पड़ा है। और तब कहीं जाकर कई कुर्बानियों के बाद पंजाब इस हालत में पहुंचा जहां पर अमन चैन की बात की जा सकती थी। लेकिन अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमृतपाल सिंह जो खुले तौर पर, जो सेल्फ प्रोक्लेम, यानी वो खुद ही कहता है कि वो खालिस्तान का समर्थक है, वो व्यक्ति किस तरह से पुलिस को झुकने के लिए क्या उसने मजबूर कर दिया है? और पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जिस तरह अजनाला में पहले थाने का घेराव किया गया, वहाँ पर जिस तरह की हिंसा की, लॉलेसनेस की और हथियार लेकर आपको वो भीड़ दिखाई दी, क्या ये सब कुछ बिना किसी शय के मुमकिन है? और अगर आपको भी लगता है इसके पीछे शय है, तो वो शय किसकी है? वो शय देश के भीतर है या वो शय उसे सीमा पार से, देश की सीमा पार से, पड़ोसी मुल्क से मिल रही है? थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहती हूँ इस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि आपको इस व्यक्ति के बारे में इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि ये खुद को अपना रोल मॉडल मानता है जरनैल सिंह भिंडरावाले को। भिंडरावाले ने किस तरह से, भिंडरावाले की वजह से पंजाब को सफ़र करना पड़ा और आखिरकार कुर्बानियाँ देकर पंजाब किसी तरह आतंक से मुक्त हो पाया। क्या वो किसी से छिपा है? तो इस व्यक्ति का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति का रोल मॉडल भिंडरावाले, वारिस पंजाब दे, ये जो संस्था थी, इसकी स्थापना की दीप सिद्धू ने। अब मैं पूरी स्टोरी अमृतपाल की मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे की स्थापना की। और दीप सिद्धू कौन है? अब थोड़ा सा वापस रिवाइंड करना पड़ेगा क्योंकि दीप सिद्धू अब दुनिया में नहीं है। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन दीप सिद्धू वही व्यक्ति है जिसे आपको याद होगा लाल किला पर जो निशान साहिब है, उसका झंडा उसने
वहाँ पर लाल किले पर फहरा दिया था 26 जनवरी। आपको याद होगा ट्रैक्टर मार्च, किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था और तब ये तस्वीरें आई थी। वो ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़े थे। फार्मर एजिटेशन आपको याद होगा, जो कृषि बिल, 3 कृषि बिल थे जिन्हें लेकर नाराज़गी जाहिर की जा रही थी। तो ये एंटी फार्मर लॉ जो थे उनके खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट था, जिसे किसान कह रहे थे कि ये एंटी फार्मर्स हैं, किसानों के विरुद्ध हैं। तब दीप सिद्धू जो था उस पर पुलिस में मामला दर्ज हुआ, हालांकि उसे लेकर पॉलिटिक्स भी बहुत हुई और फिर दीप सिद्धू की फरवरी के महीने में पिछले साल मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अमृतपाल जो कि दुबई में रहते थे, दुबई से आता है और एक रिलीजियस प्रीचर की तरह, जिसका मैंने जिक्र किया, जैसे धार्मिक गुरु होते, कोई बुराई नहीं है, धार्मिक गुरु होने में किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक गुरु क्या देश तोड़ने की बात करते हैं? क्या धार्मिक गुरु किसी एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं? तो अमृतपाल सिंह जो कि भिंडरावाले जैसा दिखना चाहता है, हूबहू कॉपी करता है भिंडरावाले को और खालिस्तान के लिए समर्थन की बात करता है, तो आप समझ लीजिए वो अमृतपाल सिंह क्या करना चाहता है इस देश में। हालांकि अगर अमृतपाल सिंह के खुद के स्टेटमेंट्स देखें तो अमृतपाल सिंह ये कहता है कि वो पंजाब को नशा मुक्त कराना चाहता है, वो ये कहता है कि वो पंजाब को ड्रग्स से मुक्ति दिलाना चाहता है, ड्रग्स के अभिशाप से मुक्ति दिलाना चाहता है। लेकिन फिर वो एक तरफ वो कहता है कि पंथ का जो रास्ता है, इनफैक्ट वो कहता है पंथ की आज़ादी। सबसे पहले वाली बात तो, सबसे पहला सवाल तो यही कि किसकी आज़ादी? जो दास होगा उसकी आज़ादी होती है। तो क्या उसे लगता है कि सिख्स जो हैं वो इंडिया में दास है? और साथ ही सवाल ये भी उठता है किसके रिवाइवल की बात वो कर रहा है? रिवाइवल किसका किया जाता है? जो ख़त्म हो रहा हो, जो ख़त्म हो। तो क्या वो ये कहना चाहता है कि सिखिज़म भारत में नहीं है? इन सवालों के जवाब, ये सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ और जवाब हम और आप दोनों जानते हैं, इसीलिए इन सवालों को उठा रही हूँ। तो किसका रिवाइवल? पंथ की आड़ में क्या करना चाहता है अमृतपाल सिंह? वो तो खुले तौर पर खालिस्तान को समर्थन दे रहा है। खालिस्तान के लिए वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करता है, पीसफुल प्रोटेस्ट। वो कहता है जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। वो भारत के लोकतंत्र की भी दुहाई देता है। तो सवाल ये, जब भारत के लोकतंत्र की दुहाई देता है अमृतपाल सिंह, तो उसे पता होना चाहिए कि आज़ादी तो उसी लोकतंत्र के अंदर है। अगर आप उसी लोकतंत्र को तोड़ेंगे तो फिर किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? और क्यों इंडियन डेमोक्रेसी को, क्यों स्टेट को एक्ट नहीं करना चाहिए? ये बेसिक सवाल है। हम भारत के लोग, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। तो जब अमृतपाल सिंह जैसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ये कहें कि पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन की आज़ादी की बात, तो वो तो एक देश के, एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आप उस स्टेट को तोड़ने की बात करेंगे तो क्या उस आज़ादी की मांग को सही माना जा सकता है? उसे किस एंगल से जायज़ ठहराया जा सकता है? ये सवाल मैं आज आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत मूल सवाल है, बेसिक सवाल हैं। और सवाल ये भी है, ये जो अमृतपाल सिंह जिसके बारे में हम और आप इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये इसके पास ये ओरेटर बताते हैं इसे, इसके पास वाक शैली है और उसी वाक शैली का इस्तेमाल अमृतपाल सिंह इस वक्त कर रहा है। लेकिन उसे लेकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आए हैं। कैप्टन अमरिंदर, जो कुछ अजनाला में हुआ उसे लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर इस बात को उठा चुके हैं कि कुछ भी खालिस्तान को रिवाइव करने की जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए।
मुझे जब मैं पढ़ रही थी अमृतपाल सिंह के बारे में, तो एक रिपोर्ट ये भी थी कि पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने पुलिस चीफ को चिट्ठी लिखी थी, राजा वॉरेन। उन्होंने ये कहा था कि लोगों में ये क्या कहता है अमृतपाल और क्या करता है, उसे लेकर कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सीमा पार से वहाँ किस तरह ड्रोन के माध्यम से हथियार गिराने के कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। वो हथियार कहाँ गए? वो उन हथियारों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? उन हथियारों का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए तो नहीं हो रहा है। ये वो सारे सवाल हैं जब आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं जो अजनाला से आई और उसके बाद पुलिस पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर अमृतपाल सिंह के सामने घुटने टेकने के आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसके सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन क्या पुलिस के पास ये ऑप्शन है? ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या इंडिया एज अ कंट्री इस तरह का कोई भी समझौता एक्सेप्ट कर सकता है? और साथ ही ये अमृतपाल सिंह जो है ये कह रहा है कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ। जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो उसमें डायलॉग की बात होती है, बिल्कुल संवाद होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स पर बात होनी चाहिए, किसी भी विषय की जड़ तक जाना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि ये मीडिया से बात करना चाहता है, नेशनल मीडिया के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, दुनिया के जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ डायलॉग के लिए तैयार है। लेकिन डायलॉग किसके लिए है? क्या अमृतपाल सिंह सही मायने में सिखों को रिप्रेजेंट करता है? सबसे बेसिक सवाल ये है। तो जब आप इस खबर को देखते हैं टीवी पर या कहीं भी इस खबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले सोचिए अमृतपाल सिंह कौन है? क्या जो वो दावा करता है पंथ की आज़ादी का उसका दावा है, या खालिस्तान की मांग उसकी है? किस लिहाज से उसे आप रिलीजियस गुरु या रिलीजियस प्रीचर मान सकते हैं? साथ ही जिस तरह से ये आकर खड़ा हुआ है, क्या ये अकेला है या इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं जो सीमा पार से बैठी हैं, जो भारत के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, K2 प्लान, खालिस्तान? तो ये वो सवाल हैं, जब आप इस खबर को देखें तो समझें। और यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है, जो 80 का दौर था वो दोबारा पंजाब में नहीं आना चाहिए। लॉलेसनेस बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी बात के लिए। किसी भी, जिस तरह से रिलीजन का इस्तेमाल हमने देखा है बीते सालों में वायलेंस के जस्टिफिकेशन के लिए, वैसा अलाउड नहीं है। उसकी गुंजाइश धर्म को के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारे मुद्दे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं पढ़ रही थी इस अमृतपाल सिंह के बारे में और मुझे देखने को मिली और मैं आपके साथ ये शेयर भी करना चाहूँगी। इसे वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनाया नहीं गया। दीप सिद्धू, आप जानते हैं, दीप सिद्धू से कभी मिला ही नहीं। और खुद दीप सिद्धू का परिवार ये कह रहा है कि इसकी दीप सिद्धू से, अमृतपाल की दीप सिद्धू से फ़ोन पर बात हुआ करती थी और बाद में दीप सिद्धू ने इसे ब्लॉक कर दिया था। हालांकि उस पर अमृतपाल का कहना है क्योंकि दीप सिद्धू जो था वो एजेंसियों के रडार पर था, इसलिए वो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया करता था। लेकिन जब दीप सिद्धू की मौत हुई तो उसके बाद इसने दीप सिद्धू को शहीद बताना शुरू कर दिया था और इसने ये कहा था कि सिद्धू जैसे लोग जो गुरु की ड्यूटी पर हैं वो कभी मर नहीं सकते इस तरह के एक्सीडेंट्स में। और इसने इसमें भी कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश ढूंढ ली थी और ये कहा था वी नो हु किल्ड हिम। तो सिद्धू की मौत के बाद दरअसल इसने जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थे सिखों के और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे सिखों के, उनका समर्थन जुटाना शुरू किया। और इसने वो भिंडरावाले का जो पूरा लुक था, उनकी जो बातें थी, उन बातों को उसकी बातों को पब्लिक डिस्कोर्स में लाना शुरू किया और कॉपी करना शुरू किया भिंडरावाले को।